हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों ये क्लास है जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार क्लास हो रही है। और दोस्तों मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आप अगर पूरी क्लास को देखेंगे तो निश्चित ही कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मस्तिष्क में मतलब जो मैं और एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, काफ़ी दिनों तक आपके मस्तिष्क में रहेगा। और दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो क्लास आप पूरी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। दोस्तों इस पेपर का नाम ही समावेशी शिक्षा है, आप सभी जानते होंगे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। समावेशी शिक्षा की परिभाषा फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दिव्यांगता को देखते हुए सभी को समान शिक्षा प्रदान करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ पाए होंगे आप सभी। तो यहाँ किस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, अक्षमता का मतलब दोस्तों जैसे शारीरिक क्षमता होती है तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव अक्षमता मतलब कमजोर, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, विकार का मतलब दोस्तों एक कमी, एक मतलब बीमारी बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं दोस्तों। कौमा बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। कौन से बच्चे? शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो इसमें दोस्तों सभी को शामिल किया जाएगा, चाहे किसी की बुद्धि तेज हो या कम। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो दोस्तों मंद गति से सीखने वाले, बुद्धिलब्ध का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। तो ये दोस्तों सामान्य बच्चों में ये मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। धीमी गति से सीख रहे हैं दोस्तों, फिर बुद्धिलब्ध का निम्न स्तर होता है, फिर ध्यान केंद्रित करने की समस्या जो होती है दोस्तों उसको ADHD बोलते हैं। इस बीमारी का नाम है ध्यान केंद्रित न कर पाना, ADHD कहते हैं। सृजन क्षमता की कमी मतलब सृजन का मतलब नई चीज़ों को निर्माण करना, तो इसकी जो क्षमता होती है उसमें कमी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है बुद्धि सामान्य होती है, और दूसरा क्या है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। मतलब सामान्य बच्चों की ये है कि बुद्धि सामान्य होती है और ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व मतलब जागरूक या इतना मानसिक विकास डेवलप हो चुका होता है शारीरिक कि वो चीज़ों को समझ और कर सकते हैं। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। पिछड़े मतलब जाहिर सी बात है जो पीछे रहें हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, कोई खेल हो, कोई प्रतियोगिता हो, किसी भी क्षेत्र में दोस्तों जो पीछे रहते हैं पिछड़े बच्चे, सीधी परिभाषा। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। अब जैसे दोस्तों बुद्धिलब्ध का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अब यहाँ पर वास्तविक आयु पूछ लिया तो मानसिक आयु जो बटे में अपान में नीचे हर में वास्तविक आयु था ये बराबर के इधर चला जाएगा मतलब बाईं तरफ, और जो बुद्धिलब्ध था नीचे आ जाएगा अपान में, बस इतना चेंज करना है। तो वास्तविक आयु बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे बुद्धिलब्ध गुणे 100। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। आंशिक आंशिक मतलब बहुत अल्प, बहुत थोड़ा रूप से शारीरिक अक्षम मतलब शारीरिक दिव्यांगता है, उनके बच्चों के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये बताइए। दोस्तों आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला दृष्टिबाधित, बाधित मतलब इसका मतलब आंखों से होता है जिनको देखने में समस्या होती है। वाणी बाधित मतलब बोलने संबंधित समस्या। श्रवण बाधित सुनने संबंधित।
अस्थि का मतलब हड्डियों से संबंधित बाधाएं या बीमारियां। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि वंचन डिप्रीविएशन का क्या अर्थ है। वंचन, तो वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है। पहली बात तो इसे ऋणात्मक मतलब माना जाता है, क्योंकि वंचन का मतलब हुआ वंचित, वंचित का मतलब ही हुआ कि किसी सुविधा से किसी जो सुविधा चल रही वर्तमान में गवर्नमेंट द्वारा या जो भी शिक्षाएं प्रदान की जा रही, उनसे उनको ना पाना, उस सुविधा को ना पाना ही या उससे पीछे रह जाना, ये वंचित कहलाता है या वंचन कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित, रहित मतलब दूर। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, मतलब ये कहीं कहीं विकास को भी बाधित करती है और ये एक ऋणात्मक स्थिति होती है दोस्तों। फिर दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं। समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं, तो समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण होते हैं। जैसे पहला आनुवंशिक कारण, इसमें कौन सा आता है दोस्तों, आनुवंशिक में बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, मतलब जैसे माँ बाप के द्वारा जो मिले हुए धन संपत्ति है या कुछ नहीं मिला तो ये भी कहीं न कहीं या कहीं कोई किसी क्षेत्र में कम आ कोई सुविधा से वंचित हैं। मान लीजिए जैसे भाई पैसा है लेकिन और सुविधाएं नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक व्यवहार में समस्या उत्पन्न करता है, तो ये आनुवंशिक कारण हो गया। फिर शारीरिक कारण क्या है, बहरापन है, अंधापन है, गंजापन है, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, इन सब की वजह से भी समस्यात्मक मतलब व्यवहार में समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर तीसरा है संवेगात्मक कारण, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना, ये सब दोस्तों संवेगात्मक कारण है। फिर अगला क्या है, सामाजिक कारण, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सब भी दोस्तों सामाजिक कारण मतलब समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण बनती है दोस्तों। जैसे बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, उचित देख रेख का अभाव मतलब उचित देख रेख नहीं होती। फिर दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना ही सामाजिक निर्देशन है। ये धनात्मक होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली दो विधियों के नाम लिखिए। तो जो निर्देशन प्रदान करने की दो विधियां कौन सी हैं, यहाँ पर तो 5 विधियां बताई गई हैं। पहली व्यक्तिगत तालिका विधि, दूसरी सूचना सेवा, तीसरी परामर्श सेवा और चौथी स्थापन सेवा, पांचवा है अनुवर्तन सेवा। अब जैसे अनुवर्तन सेवा हिंदी में इतना कठिन है और जो इसकी इंग्लिश लिखी फॉलो अप, मतलब किसी को फॉलो कीजिए तो उस वो जो निर्देश देगा उसको पालन करना होगा आपको, तो ये क्या हुआ अनुवर्तन सेवा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्ध 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बुद्धिलब्ध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बुद्धिलब्ध बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। मतलब क्या है दोस्तों, बालक अथवा व्यक्ति की समान योग्यता के विकास की गति बताती है, मतलब जो विकास हो रहा है व्यक्ति या बालक का धनात्मक क्षेत्र में, तो इसकी गति क्या है। जैसे कहते हैं बहुत तेज सीखता है वो लड़का, तो ये मतलब इसकी गति को बताती है बुद्धिलब्ध। अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा बताई गई, जैसे कोल एवं ब्रूस के अनुसार, तो इन्होंने क्या बताया, बुद्धिलब्ध यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा, वही अर्थ निकल रहा दोस्तों दोनों का। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्ध 125 वर्ष होगी, मतलब 125 होगी।
जाहिर सी बात है दोस्तों, बुद्धिलब्ध का सूत्र होता है जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बुद्धिलब्ध का सूत्र हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए मानसिक आयु इन्होंने बताया 10 वर्ष, आपने ऊपर लिखा 10 अंश में और वास्तविक आयु लिखा 8 नीचे अपन और गुणे 100। तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 50 आया। फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 5 आया। तो और 50 गुणे 5 कर देंगे तो 125 आ जाएगा। 50 25। एक मिनट दोस्तों और कटेगा, इसको हमने स्लाइड पे ले लें। जैसे 10 बटे 8 गुणे 100, इसी को हल करना है। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर क्या क्या है, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।